नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिनोमैटिक पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त हितेश जैन और आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं चैप्टर 7 जो कि नैव एक्सपेंस रेशियो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स के ऊपर में है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं आपको NISM 5A एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं और इस श्रृंखला में जितने चैप्टर्स हैं हम एक एक करके उन सब का वीडियो आपको बना के दे रहे हैं और आज हमारा डिस्कशन चैप्टर 7 पर है। चैप्टर 7 के वीडियो के अंदर में आप देखेंगे कि जो डेली बेसिस पे नैव निकलता है उसको कंप्यूटेशन करने का तरीका क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये मेन डिस्कशन है। इस चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। इसके अलावा इस चैप्टर में आप डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स के बारे में समझोगे, एंट्री एग्जिट लोड्स के बारे में पूछोगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कुछ की अकाउंटिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेंस रेशियो के लिमिट्स और सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, ये सब के बारे में आप इस चैप्टर में सीखोगे। तो पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें कर लें एंड नैव निकालने के प्रिंसिपल्स क्या हैं। सो सेबी ने 10 फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स बताए हैं। ये फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आपके स्क्रीन पर है। मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ, इससे एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, बट आपको एक जानना जरूरी है। उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले कहते हैं कि आपका जो नैव निकालने का तरीका है दैट शुड रिफ्लेक्ट द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मतलब जो एक्चुअल में एसेट की कीमत है वो आपको बताना जरूरी है नैव के थ्रू। नैव शुड रिफ्लेक्ट दैट। सेकंड बोलता है कि आप जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स जो आप बना रहे हो जिसके बेसिस पे आप नैव कंप्यूट करोगे वो एएमसी के जो बोर्ड है उसके द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल बोल रहा है कि जो भी आप तरीका यूज करोगे उसको आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज कुछ करोगे कल कुछ और कर दोगे, वैसे नहीं। जो आपका प्रिंसिपल है उसको हमेशा उसी हिसाब से काम करना है। चौथा प्रिंसिपल बोलता है कि भाई आपने कुछ वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स बना लिए, इसको आप टाइम एंड अगेन आप इसको रिव्यू करिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका एक फंड आया था आज से 20 साल पहले और 20 साल पहले आपने उसका वैल्यूएशन प्रिंसिपल जो बनाया था आप 20 साल से एक ही सेम तरीके से उसको वैल्यू कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। With time, lot of things change, lot of principles change in the market, new products come up, so you have to periodically review the valuation principles on the basis of which you are coming out with your NAV on a daily basis. इसके अलावा पिछला पांचवा पॉइंट बोलता है कि भाई आपके नैव कंप्यूट करने के तरीके में कोई भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए विद द स्पॉन्सर्स और विद द बोर्ड। नाइन्थ नंबर प्रिंसिपल बोलता है कि आपने जो भी तरीके से अपना डॉक्यूमेंटेशन किया है अपने फेयर वैल्यू प्रिंसिपल्स का, आपको उसका रैशनल समझाना जरूरी है। रैशनल्स को आपको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। टेंथ बोलता है कि अगर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है in order to have fairness in the valuation of debt and money market securities, AMC should consider the price of similar traded security in the sense कि मान लीजिए मेरे पास में एक पर्टिकुलर कंपनी का बॉन्ड है जो कि ट्रेड नहीं कर रहा है, तो अगर उसी कंपनी का मान लीजिए किसी और तरह का डेट पेपर है, उसका क्या वैल्यूएशन हो रहा है उस बेसिस पे मैं अपने पेपर को वैल्यू कर सकता हूँ। एंड लास्ट पॉइंट इज कि ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन ट्रेडेड स्क्रिप्ट किसको कहते हैं। तो ऐसा अगर कोई सिक्योरिटी मेरे पास में है जो कि पिछले 30 दिन से अगर ट्रेड नहीं हुआ है और अगर मेरे को उसका वैल्यूएशन निकालना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका बताया गया है कि इट हैज टू बी वैल्यूड इन गुड फेथ। अब नेट एसेट्स की बात करते हैं और नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं। तो जिस तरह से हम कहते हैं कि हमारे शेयर का दाम कितना है, वैसे ही हम अपने म्यूचुअल फंड का दाम पूछते हैं। और म्यूचुअल फंड का दाम हम कैसे निकालेंगे? म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर आपको कोई प्राइस पूछे तो उसको कैसे हम निकालेंगे? उसको हम कहेंगे कि भैया आपके पास में जो टोटल एसेट्स है माइनस जो टोटल लायबिलिटीज है उसको अगर मैं एक तरफ कर लूं तो इन एसेट्स को कौन ओन करता है? इन एसेट्स को ओन करते हैं यूनिट होल्डर्स। तो अगर मैं सारे यूनिट होल्डर्स को इकट्ठा करके बोलूं कि भाई आपके पास में ये सारे एसेट्स हैं और ये सारी लाइबिलिटीज आपको देनी है, तब फिर मैं निकाल सकता हूं कि एक आदमी का एक पर्टिकुलर यूनिट का उस पे क्या स्टेक है या क्या उसका वैल्यू है, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। सो नेट एसेट वैल्यू को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हमारा न्यूमरेटर जो कि नेट एसेट है और डिनोमिनेटर हमारे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। सो नेट एसेट्स को जब भी हम कंप्यूट करते हैं, इसके लिए हमें हमारे पास में जितने भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स हुए हुए हैं, चाहे वो इक्विटीज में हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो या बैंक अकाउंट्स में हो, उन सारे इन्वेस्टमेंट्स का करंट वैल्यू हमें देखना पड़ता है। अगर हमने कोई एसेट खरीद के बेच दिया और हमने उसमें कोई प्रॉफिट बुक कर लिया तो उस प्रॉफिट को भी हम जोड़ते हैं,
या अगर मान लीजिए हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था और उसका वैल्यू बढ़ गया है बट अभी तक हमने उसे बेचा नहीं है, जिसे हम वैल्यूएशन गेन या हम उसे नोशनल प्रॉफिट कहते हैं, तो उसको भी जोड़ना जरूरी है। सिमिलरली अगर हमने कोई सिक्योरिटी खरीद के उसको बेच दिया लॉस में और हमने कोई लॉस बुक कर लिया, तो दैट बुक लॉस शुड आल्सो रिड्यूस माय नेट एसेट। एंड एट द सेम टाइम अगर मैंने कोई सिक्योरिटी खरीदी थी और अभी तक मैंने उसको बेची नहीं है बट अगर मेरा वैल्यू कम हो गया है, तो दैट इज आल्सो नोशनल लॉस और वैल्यूएशन लॉस दैट हैज टू बी इंक्लूडेड इन माय नेट एसेट्स वैल्यू। सो ये याद रखिएगा कि हम नेट एसेट्स को कंप्यूट करने के लिए अक्रूवल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, ना कि कैश प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं कि अक्रूवल प्रिंसिपल और कैश प्रिंसिपल में फर्क क्या है। अक्रूवल प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जैसे ही मैंने कोई एक्सपेंस किया, भले ही मैंने उसको पे नहीं किया हो, लेकिन मुझे पता है कि मैं आने वाले समय में उसको पे करूंगा, तो मैं उसको अपने बुक्स में अकाउंट फॉर कर लूं। सिमिलरली अगर कोई इनकम है जो मुझे पता है कि मुझे अक्रू हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं घुसा है, तो उसको भी मेरे को एज एन इनकम कंसिडर कर लेना चाहिए। सो अक्रूवल बेसिस में मान लीजिए कि मेरे पास कोई एफडी है, अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उसका एक इंटरेस्ट ड्यू हो गया, लेकिन लेट्स से वो जो बैंक है वो 5 अप्रैल को उस एफडी का इंटरेस्ट देती है, तो क्या मैं 1 अप्रैल को या 30 मार्च को क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने इतना इंटरेस्ट ऑलरेडी कमा लिया है जो कि अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं घुसा है? तो जी हाँ, सो ये जो भी हमने कमा लिया जो कि अभी तक हमारे अकाउंट में नहीं घुसा, या हमने जो खर्च कर दिए जो कि हमने अभी तक पे नहीं किया, उसको नेट एसेट में जोड़ना जरूरी है, जो कि पार्ट ऑफ द अक्रूवल प्रिंसिपल है। राइट। तो नेट एसेट वैल्यू को निकालने के लिए ये कुछ कुछ चीजें एडलेस करनी पड़ती हैं। मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में इस सेक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे। इसके अंदर में बहुत सारे नंबर्स दिए हुए होंगे और जनरली जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं और जिनको मैथ से डर लगता है, वो इतने सारे नंबर्स देख करके पहले ही उस क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं। बट अगर आप मेरा ये सेक्शन देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एक्चुअली गेट इन योर एग्जाम एंड यू होप दैट यू गेट मेनी सच क्वेश्चंस। तो इसीलिए घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। आप लोग मेरे साथ में नेट एसेट वैल्यू को कंप्यूट करना सीखोगे। नेट एसेट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए पहले जितने भी क्वेश्चन में आपको एसेट्स बताए हुए होंगे कि भाई इतना रुपए का इक्विटी है, इतना रुपए का डिबेंचर है, इतना रुपए का बैंक डिपॉजिट्स है, आप सबको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। फिर वो बोलेगा कि भाई आपको इतना रुपए का इंटरेस्ट इनकम मिला, डिविडेंड इनकम मिला, या इतना रुपए का आपने माल बेच करके प्रॉफिट कमा लिया, तो ये सब क्या है, ये सब मेरे घर में चीजें आ रही हैं, तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। वैल्यूएशन गेन्स मैंने आपको बताया कि जिसको सिक्योरिटी को मैंने बेचा नहीं बट उसका दाम बढ़ रखा है, तो उसको भी मैं ऐड कर दूंगा। सिमिलरली अगर मैंने कोई माल बेच दिया और मैंने लॉस बुक किया, तो वो मेरा नुकसान है, उसको माइनस करेंगे, बहुत लॉजिकल है। सिमिलरली अगर मैं कोई सिक्योरिटी को होल्ड कर रहा हूं लेकिन उसकी वैल्यू मेरे खरीदे हुए कीमत से कम चली गई है, तो वो भी मेरा एक वैल्यूएशन लॉस या नोशनल लॉस है, मैं उसमें से अपना नैव को कम कर दूंगा। और मेरे स्कीम में जितने भी एक्सपेंसेस जो मैंने इनकर किए हैं उनको भी मैं माइनस कर दूंगा। तो बहुत ही सिंपल, आप समझ लीजिए कि आप अगर अपना खुद का बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आप अपने बैलेंस शीट में अपने सारे एसेट्स को जोड़ दोगे, आप अपनी सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे, आपको जहां से पैसा आना है आप उसको ऐड कर दोगे और जहां पैसा आपको देना है आप उसको माइनस कर दोगे। इस तरीके से आप अपनी पर्सनल बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो वही सेम कॉन्सेप्ट अपने को यहाँ लगाने का है नेट एसेट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए। तो देखिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके पास में आएगा। एग्जाम में बताया जाएगा कि भाई एक पर्टिकुलर स्कीम ए है, उसके पास में स्टॉक्स है 150 करोड़ के, उसके पास में बॉन्ड्स हैं 67 करोड़ के, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है 2.36 करोड़ के। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले तो ये आपकी एसेट्स हैं, इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो 150 प्लस 67 प्लस 2.36 ये सब ऐड हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड। डिविडेंड मैंने कमा लिया, कंपनी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन मेरे खाते में नहीं आया है, और वो है 1.09 करोड़ का, तो इसको हम ऐड करेंगे लेस करेंगे? जी हाँ, हम इसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, अब मान लीजिए मेरे पास जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें कुछ इंटरेस्ट अक्रू हो गए हैं बट मेरे खाते में नहीं घुसे हैं, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करें कि लेस करें? सिंपल सी बात है, हमारे घर में आने का पैसा है तो इसको हम ऐड करेंगे, सो 2.68 करोड़ को ऐड कर दिया। और इसके अलावा हमारे जो खर्चे हैं जो कि फीस पेएबल है, हमने पे नहीं किया, अकाउंट से हिट नहीं किया, लेकिन ये पैसा जाएगा, दैट इज 0.36 करोड़, तो इसको हम ऑब्वियसली माइनस करेंगे। तो आपने क्या देखा, 150, 67, 2.36, 1.09, 2.68, हमने इन सबको ऐड कर दिया और जो हमारा खर्चा था 0.36 उसको माइनस कर दिया। ये प्लस माइनस करने के बाद में आपका फिगर आया 222.77 करोड़। ये हो गया आपका नेट एसेट।
बट एग्जाम में सवाल आपसे नेट एसेट नहीं पूछ रहा है, एग्जाम में आपसे सवाल नेट एसेट वैल्यू पूछ रहा है। मतलब कि जो 1.9 करोड़ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं उनका कुल मिला के वैल्यू 222.77 करोड़ है। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू कितना है? बहुत सिंपल है सर, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 117.25। दैट इज द नैव ऑफ दिस स्कीम। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक और एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं, आई एम श्योर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे पास में स्टॉक्स हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मेरे एसेट्स हैं, मैं इनको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। डिविडेंड अक्रूड है बट घुसा नहीं अकाउंट में, ऐड कर देंगे। अमाउंट पेएबल, अब मुझे किसी कोई मैंने शेयर्स खरीदे उसके पेमेंट करना बाकी है, तो ये तो मेरा लाइबिलिटी है 7.5 करोड़, तो इसको मैं ऐड करूं कि लेस करूं? जी हाँ, मेरे घर से जाने का है पैसा, तो इसको मैं माइनस करूंगा। अमाउंट रिसीवेबल ऑन सेल ऑफ, मैंने कोई माल बेचा, उसका पैसा भी मेरे अकाउंट में घुसा नहीं है, तो जो पैसा घुसा नहीं है वो तो आएगा मेरे अकाउंट में कभी ना कभी, तो वो 2.34 करोड़ को मैं ऐड कर दूंगा। और फीस पेएबल हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि ये मेरा खर्चा है, मैं इसको माइनस करूंगा। तो आपने क्या देखा, सारे एसेट्स को मैंने ऐड किया 230 प्लस 5, डिविडेंड जो आने का था 2.39 उसको भी ऐड कर लिया, और जो शेयर बेचने से जो पैसा आने का था 2.34 करोड़ उसको भी ऐड कर दिया। सिमिलरली जो मैंने माइनस किया वो था जो मैंने शेयर्स खरीदे जिसका पेमेंट मुझे करना बाकी है 7.5 करोड़, उसको माइनस कर दिया, और जो मेरा खर्चा था फीस पेएबल उसको मैंने माइनस कर दिया। तो नेट में मेरा एसेट कितना आया? मेरा नेट एसेट आया 231.82 करोड़ का। क्या ये मेरा नैव है? जी नहीं, क्योंकि ये 231.82 करोड़ का जो नेट एसेट्स आया, इसके ओनर कौन है? 2.65 करोड़ यूनिट्स। तो सवाल आपसे पूछ रहा है कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है, तो एक यूनिट का वैल्यू सर वेरी सिंपल, डिवाइडेड बाय 2.65, आंसर इज 87.48। तो इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा कि ये वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको आप एग्जाम में स्किप मत करिएगा। क्वेश्चंस थोड़े लंबे लंबे होंगे, नंबर्स थोड़े डरावने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी वो दे देंगे जो कि आपके काम की नहीं है, तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, और उस बेसिस पे आप बहुत ही आसानी से नैव कंप्यूट कर सकते हो। एक और चीज बता दूं कि एग्जाम के अंदर में आपको मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो आप उसको मोबाइल में कंप्यूट नहीं करोगे, आप वहां पर अपने स्क्रीन पर एक एक्सेल खोल सकते हो, और एक्सेल में आप ये प्लस माइनस जरूर कर सकते हो। अब आता है टोटल एक्सपेंसेस इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में क्या क्या खर्चे अलाउड हैं चार्ज करने के लिए, क्या क्या खर्चे नहीं चार्ज कर सकते हैं, इसके ऊपर कहानी है, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि भैया हमारा इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस रिलेटेड अगर हमारा कोई भी खर्चा है जो कि हमने अपने एसआईडी में डिस्क्लोज किया है, तो ये सारा खर्चा हमारे स्कीम के एक्सपेंसेस में आएगा। तो भाई क्या क्या खर्चे हैं जो कि हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस है, पहले एक बार उसको जान लें। सबसे पहला तो भैया आप और हम म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, हमें कमीशन मिलना है, तो कमीशन क्या म्यूचुअल फंड हाउस अपने जेब से देगा? जी नहीं, वो तो स्कीम को चार्ज करेगा, और स्कीम को चार्ज करेगा मतलब इनडायरेक्टली वो कस्टमर की जेब से ही जाएगा। तो स्कीम को चार्ज करने वाले सारे एक्सपेंसेस को हम एलिजिबल एक्सपेंसेस कहेंगे, जो कि मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग आवर कमीशन इज पार्ट ऑफ दैट रिकरिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा जो फंड मैनेजर शेयर खरीद रहा है बेच रहा है, तो उसको ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन एलिजिबल एक्सपेंस। फिर जो आरटीए आपको सर्विस दे रहा है एक कस्टमर को या फंड हाउस को, तो वो अपना एक फीस चार्ज करता है, वो भी एक रेकरिंग एक्सपेंस है, आप उसको भी जरूर कंसिडर कर सकते हैं अपने रेकरिंग एक्सपेंसेस में। फिर आप जो ट्रस्टीज को फीस पे कर रहे हो, या जो आप ऑडिटर्स को फीस पे कर रहे हो, या जो आप कस्टोडियंस को फीस पे कर रहे हो, इन सारे लोगों की सर्विसेज तो आप इन्वेस्टर के लिए ले रहे हो, राइट? तो ये सारे खर्चे जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द रेकरिंग एक्सपेंस। सिमिलरली टाइम एंड अगेन जो फंड हाउस आपको हर समय एसएमएस, ईमेल या कुछ फिजिकल कोरियर्स आपको भेजती हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल ऑफ दैट गेट्स चार्ज्ड टू दी टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ स्कीम। एनी अदर एक्सपेंस जो कि एक फंड हाउस करता है, एनी एक्सपेंस अदर देन द इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एक्सपेंस एंड रिकरिंग एक्सपेंस, दैट शैल बी बोर्न बाय द एएमसी और द ट्रस्टी और द स्पॉन्सर्स। मतलब मान लीजिए कि अब मैंने ऊपर से कोई खर्चा किया, मान लीजिए मैंने अपने फंड मैनेजर्स को कोई वर्ल्ड की किसी बहुत ही बेहतरीन रिजॉर्ट में घुमाने के लिए मैं ले गया, और वहां मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो क्या वो खर्चा मैं बोलूंगा कि मैं अपने इन्वेस्टर से चार्ज करूंगा? जी नहीं, वो खर्चा आप अपनी जेब से दीजिए, मतलब आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से आप उस खर्चे को दे सकते हो। अच्छा, आपको हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि कुछ B30 कमीशंस भी दिए जाते हैं। तो B30 कमीशंस को देने के लिए सेबी ने मतलब B30 कमीशंस मैं अपने सारे यूनिट्स पे चार्ज कर सकूं, इसके लिए सेबी ने कहा कि भाई आपको इनमें से कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़े, आपको कम से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन बोला कि भैया इस साल मैंने जितना नया पैसा उठाया है
अगर उसका 30% पैसा अगर B30 लोकेशन से आए तो मैं मानूंगा कि भाई आप लोग B30 लोकेशन में काम कर रहे हैं और इसलिए आप अपने टोटल यूनिट्स के ऊपर में आप B30 कमीशन का जो एक्स्ट्रा चार्ज करने का है आप वो चार्ज कर सकते हो। या फिर आपने पूरे जब से आपने ये स्कीम चालू किया आपने जो भी AUM गैदर किया है, इफ 15% ऑफ योर AUM हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम दीज B30 लोकेशंस तो मैं बोलूंगा कि यार यू आर एलिजिबल टू चार्ज दिस B30 एक्सपेंसेस टू योर स्कीम। सो अगर आप इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो तो फंड हाउस को अलाउड है कि वो 0.3% ऑफ द डेली नेट एसेट्स को वो B30 कमीशन के नाम पर चार्ज कर ले। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो ठीक है सर, आपको तो कमीशन चार्ज करने के लिए अलाउ किया है, तब तो हम कुछ भी चार्ज कर सकते हैं नहीं? मतलब कल से फंड हाउस बोल देगी कि भाई 10% हम कमीशन देंगे या हम कस्टमर से 10% कमीशन चार्ज करेंगे, आपको हम 9% शेयरिंग दे देंगे। तो क्या फंड हाउस ये चीज कर सकती है? या फंड हाउस बोलेगी कि भाई मेरे सामने आपने ये 6 खर्चे दिए, अब मैं उसमें अनाप शनाप कुछ भी खर्च कर दूंगी। तो क्या वो कर सकती है? आपको करना है आप करिए, बट सेबी ने कहाँ रोका आपको? सेबी ने कहा कि भैया आप जो टोटल एक्सपेंस आप जो चार्ज करेंगे उसका उन्होंने एक अपर लिमिट बना दिया। तो वो अपर लिमिट क्या है वो आपके स्लाइड पे आपके सामने लिखा हुआ है कि फॉर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स आप 2.25% इज द हाईएस्ट दैट यू कैन चार्ज। फॉर लिक्विड फंड्स, ETFs, इंडेक्स फंड्स, द हाईएस्ट दैट यू कैन चार्ज इज 1%। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, इसको याद रखिएगा। इंडेक्स फंड में आप 1% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो एक्सपेंसेस। क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स के अंदर में आप 1.25% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। इक्विटी स्कीम्स में आप 2.25% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो। अच्छा, अब आपको और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि सेबी का कहना है, एंड दिस अगेन इज वेरियस रिफॉर्म्स दैट सेबी हैज टेकन। सेबी का कहना है कि जैसे जैसे स्कीम का साइज बड़ा होता है वैसे वैसे आपके एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली बड़े नहीं होते हैं। मान लीजिए आपने जिस दिन एक स्कीम को चालू किया था और आपके पास में सिर्फ 50 करोड़ का AUM था एक पर्टिकुलर स्कीम में, आप एक फंड मैनेजर को मान लीजिए 50 लाख रुपए की सैलरी देते थे या उसकी टीम को आप 50 लाख की सैलरी देते थे। आज उस स्कीम ने बहुत अच्छा किया और कई सालों से कई पैसे उसने मोबिलाइज कर लिए और धीरे धीरे हमने देखा कि 10 सालों में 50 करोड़ का जो स्कीम था आज के दिन 5,000 करोड़ का स्कीम हो गया। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप फंड मैनेजमेंट टीम को इनिशियली 50 लाख रुपए दे रहे थे तो क्या जिस प्रोपोर्शन में 100 गुना आपका AUM बढ़ गया तो क्या आपने अपनी टीम की सैलरी कॉस्ट को भी 100 गुना बढ़ा दिया? जी नहीं। आपने 50 लाख की सैलरी को 50 करोड़ की सैलरी नहीं की है। सो बेसिकली सेबी का मानना है और उनका कहना है कि जिस तरीके से हमारे एसेट्स बढ़ते हैं उसी प्रोपोर्शन में हमारे एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते हैं। तो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हिच हैपेंस। तो अगर हम सेम ही एक्सपेंस अगर हर एसेट साइज पे चार्ज करने लग गए तो दैट विल रियली अफेक्ट द कस्टमर्स एंड एट द सेम टाइम इट विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज। सो सेबी ने कहा कि अगर आपको कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिल रहा है तो आप उस बेनिफिट को कस्टमर को पास ऑन करिए। और इसीलिए ताकि ये एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं बन जाए और यहाँ पे ग्रे एरियाज नहीं रह जाए, सेबी ने इसके ऊपर भी नियम कानून बना दिए और सेबी ने कहा कि भैया पहला 500 करोड़ रुपए आप जो उठाओगे आप 2.25 से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते हो। अगला 250 करोड़ रुपए जो उठाओगे तो आप 2% से चार्ज नहीं कर सकते हो। फिर इंक्रीमेंटल 1250 करोड़ रुपए आप 1.75 से चार्ज नहीं कर सकते हो। और इस तरीके से उन्होंने बता दिया कि भैया अगर आपका मान लीजिए AUM 40,000 करोड़ पास पार कर गया तो आप धीरे धीरे आपका एक्सपेंसेस जो है गिरते गिरते 1.05% तक आ सकता है। एंड यही एक वजह है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ, यही एक वजह है कि अगर आप देखेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर स्कीम का एक्सपेंस रेशियो होता है लेट्स से 2.1% और वही दूसरे स्कीम का एक्सपेंस रेशियो होता है 1.6%। ऐसा डिफरेंस क्यों है? ऐसा डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको 2.1% दिख रहा है शायद उस फंड का जो टोटल एसेट साइज है वो 700-800 करोड़ के आसपास का होगा। लेकिन जिस फंड का आप देख रहे हो कि एक्सपेंस रेशियो 1.6% है वहां आप देख रहे होंगे कि उस फंड का एसेट साइज जो है 3-4 हजार करोड़ के आसपास का होगा। तो जैसे जैसे एक फंड स्कीम का साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके एक्सपेंस रेशियो कम होते जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स के ऊपर में। ये एक क्वेश्चन ऑल्दो एग्जाम में भी पूछ सकता है बट लॉजिकली भी आपको जानना जरूरी है कि जो फंड हाउस जो डिविडेंड्स देते हैं वो डिविडेंड्स कहाँ से देते हैं। सो पहली बात तो ये याद रखिए, मैंने आपको पहले भी अपने किसी सेशन में बताया था कि डिविडेंड्स इज जस्ट अ कैश फ्लो टू द इन्वेस्टर।
डिविडेंड्स आर नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ कस्टमर। इसका मतलब डिविडेंड में हमने आपको बताया था कि भाई जिस दिन हमने अनाउंस कर दिया और रिकॉर्ड डेट के बाद हमने जब डिविडेंड पे कर दिया, तो जो एक्स डिविडेंड नैव जो आता है वो डिविडेंड से उसका नैव घट जाता है। तो ये डिविडेंड अल्टीमेटली फंड हाउस देती कहां से? ये डिविडेंड फंड हाउस देती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स इज बेसिकली एक हमने एक रिजर्व बनाया ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स दैट वी हैव मेड ओवर द लाइफ टाइम ऑफ अ स्कीम। ऑल दी वैल्यूएशन गेन्स हम जो करते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। वैल्यूएशन गेन्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो भैया मेरा किताबी प्रॉफिट है, इन द सेंस कि मैंने 100 में खरीदा था, आज 120 रुपए है, मैंने माल बेचा नहीं है, 20 का प्रॉफिट होके बैठा हूं, लेकिन मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व के अंदर में नहीं जोड़ूंगा क्योंकि मैंने अभी उस प्रॉफिट को अपने घर में नहीं लाया है। लेकिन इसके अलावा कोई शेयर हमने ट्रेड किया जिसमें हमने प्रॉफिट किया, तो मैं उसमें अगर जो प्रॉफिट मैंने जोड़ा उसको मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व में डाल सकता हूँ। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि आज एक स्कीम पिछले 20 साल से चल रही है और पिछले 20 साल में इसने कई बार प्रॉफिट किए और प्रॉफिट करते करते मान लीजिए उसने 3-4 हजार करोड़ का प्रॉफिट जमा कर लिया, तो उसने अपना एक रिजर्व खड़ा कर लिया। अब भले ही इस साल उस फंड ने एज सच कोई प्रॉफिट नहीं किया हो या वो स्कीम लॉस में चल रही हो इस साल, बट स्टिल वो स्कीम आपको डिविडेंड दे सकती है क्योंकि उसने पुराने अपने पुण्य से 3,000 करोड़ रुपया जमा करके रखा है थ्रू योर पास्ट प्रॉफिट्स। सो ये याद रखिएगा कि देर इज नो अश्योरेंस और गारंटी टू द यूनिट होल्डर अबाउट कि वो कितना डिविडेंड देंगी, क्या वो हर महीने डिविडेंड देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। डिविडेंड इज नथिंग बट जस्ट अ कैश फ्लो टू द इन्वेस्टर्स। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एंट्री लोड और एग्जिट लोड के ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप ये चीज को भी जान के रखिए। एंट्री लोड और एग्जिट लोड क्या होता है? एंट्री लोड बहुत ही सिंपल सा चीज है। आज के दिन तो बैन हो चुका है तो इसलिए हम और आप कभी एंट्री लोड देखेंगे नहीं, बट 2012 के पहले एंट्री लोड हुआ करता था। और वो ऐसा होता था कि जब कोई स्कीम आती थी, एनएफओ आता था मान लीजिए, वो कहते थे कि भाई हम आपको नैव तो देंगे 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन हम एंट्री लोड चार्ज कर देंगे 5%। तो मालूम पड़ेगा कि आपने पैसे दिए 1 लाख रुपए जमा किए, उसमें से 5,000 रुपए तो एंट्री लोड के नाम में कट गया और बाकी 95,000 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट में गए। और जो 5% जो उन्होंने एंट्री लोड काटा उसमें से एक सर्टन सिग्निफिकेंट चंक वो डिस्ट्रीब्यूटर को पास ऑन कर देते थे। तो इसके वजह से जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि सेबी देखती थी कि इसकी वजह से बहुत चर्निंग होता था मार्केट में, इन द सेंस दैट आज फंड हाउस रोज कोई नया एनएफओ लेकर के आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो एक ही कस्टमर के एक ही फंड को आज इस स्कीम में डाल रहा है, कल नया एनएफओ आया यहाँ से निकाला उसमें डाल दिया और फिर उसने वो 5% कमा दिए। तो इस तरह का चर्निंग बहुत होता था और ये कस्टमर के लिए अल्टीमेटली एक लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन था। इसीलिए सेबी ने 2012 में आकर के एंट्री लोड पे बैन लगा दिया। अब ये एग्जिट लोड भला क्या है? एग्जिट लोड का मतलब ये है कि हमने आपको बताया था कि भाई आप जब अपना यूनिट को रिडेम्पशन करते हो तो बेसिकली आप एक रीपर्चेज ट्रांजैक्शन करते हो जहां पर आप अपना यूनिट फंड हाउस को रिटर्न दे देते हो और अदर फंड हाउस आपसे आपका यूनिट को रीपर्चेज कर लेता है। तो आइडियली अगर आज मेरा नैव चल रहा है 100 रुपए का, खरीदने का दाम 100 रुपए है तो बेचने का दाम भी 100 रुपए है, तो हिसाब से तो मैंने अगर 100 रुपए का नैव देखा तो मैं 100 रुपए के नैव पे बेचूंगा। तो क्या मेरे को कुछ 100 रुपए से कम का नैव मिल सकता है बेचते वक्त? जी हाँ, आपको मिल सकता है अगर आपका एग्जिट लोड चार्ज हो रहा है तो। सो एग्जिट लोड क्या है? बेसिकली सेबी बोलना चाहती है कि भाई आप एक किसी स्कीम में आइए तो आप उसके रिस्क एपेटाइट और उसके इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आप आइए। आइडियली अगर आप इक्विटी में आते हैं तो आपको 1 साल से नीचे तो आना ही नहीं चाहिए। तो जस्ट टू इंश्योर कि कस्टमर म्यूचुअल फंड के नाम पे ट्रेडिंग चालू नहीं कर दे या उसका एजेंट उसको बार बार पोर्टफोलियो को चर्न नहीं कराए, उन्होंने इन्वेस्टर को डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए कह दिया कि भाई अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालोगे तो हम आपको 1% पैसा काट के देंगे। ये जो 1% पैसा वो आपको काट के दे रहे हैं इसको हम कहते हैं एग्जिट लोड। अब नेक्स्ट सवाल जो हमारे दिमाग में आएगा कि सर एग्जिट लोड काट तो लिया, तो क्या ये एग्जिट लोड किसके जेब में जाएगा? ये पैसा ये क्या जो फंड हाउस है वो अपने प्रॉफिट में उसको ले जाएगी? आंसर इज नो। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड बैक टू द स्कीम टू द रिमेनिंग यूनिट होल्डर्स। तो इससे किसी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये बाकी स्कीम के नेट एसेट को बढ़ा देती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। फिर कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दो चीज एकदम याद कर लीजिएगा। पहला ये है कि हम जो नैव देते हैं वो नैव कितने यूनिट कितने डेसिमल तक निकलता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपका कोई भी इक्विटी या बैलेंस्ड स्कीम है तो नैव आपका 2 डेसिमल तक निकलेगा। कितना? 2 डेसिमल। और वही अगर आपका कोई डेट फंड या इंडेक्स फंड है
तो वहां पे आपको NAV 4 डेसिमल तक मिलेगा, राइट। मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे कि तेज भाई SBI ब्लू चिप फंड का NAV कितना है, तो मैं आपको मान लो बोलूंगा 60.34, ये मेरा SBI ब्लू चिप फंड का लेट से NAV है। लेकिन वही आप मेरे से पूछोगे कि हितेश भाई SBI सेविंग्स फंड जो कि एक डेट फंड है उसका NAV कितना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि इसका NAV मान लीजिए 65.3256 है। तो जो मैं 3256 जो मैं 4 डिजिट तक बोल रहा हूं, तो डेट फंड्स का NAV 4 डेसिमल तक निकलता है। ये भी याद रखिएगा कि क्या आपको फ्रैक्शन ऑफ यूनिट के अंदर में आपको यूनिट्स मिल सकते हैं? जी हाँ, आपको म्यूचुअल फंड में फ्रैक्शन ऑफ यूनिट्स के लिए भी यूनिट्स मिलते हैं। मतलब मान लीजिए किसी स्कीम का NAV चल रहा है 2000 रुपए का और आपने दिया 500 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या आपको सर 0.25 यूनिट्स मिल सकते हैं? जी हाँ, आपको 0.25 यूनिट्स मिल सकते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ये है सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के ऊपर में। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे एक आधा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दीज आर लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स। ये सेबी का नया अमेंडमेंट्स आया था, आई थिंक 2018-19 के आसपास में आया था। सो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, आप इसको प्रैक्टिकली आपके लाइफ में भी आप इसको काम में ले पाओगे। तो ऐसा हुआ था 2018-19 के आसपास में कि देयर वर लॉट ऑफ डेट फंड्स व्हिच वर होल्डिंग पेपर्स व्हिच डिफॉल्टेड. For example, we saw ILNFS default, we saw DHFL default. तो आज के दिन आपको पता है डेट म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो क्रेडिट रिस्क है। तो अगर कल को DHFL डिफॉल्ट कर गया तो वो पैसे तो डूब गए, और वो पैसे डूब गए तो मेरा उतना रुपए से लॉस हो गया और उतने रुपए से माइनस हो गया। तो ऐसा होता था, और हमने जहां हमने कभी क्रेडिट रिस्क एज सच नहीं देखा था डेट म्यूचुअल फंड में, 2018 में ILFS के एपिसोड के बाद में बहुत सारे ऐसे क्रेडिट इवेंट्स आने लग गए फील्ड इंडस्ट्री के अंदर में। तब फिर सेबी ने कहा कि भाई आज मान लीजिए DHFL ने डिफॉल्ट किया और आपने उसके वैल्यूएशन को जीरो कर दिया, क्या आपको DHFL से जिंदगी में कभी पैसा रिकवर नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है। कभी ना कभी आफ्टर लॉट ऑफ कोर्ट केसेस एंड मे बी आफ्टर 3 4 5 years there will be some buyer who comes and buy the good assets of DHFL and give you some money back. आज मान लीजिए मैंने अगर किसी स्कीम ने, किसी फंड मैनेजर ने DHFL के NCDs में या उसके FDs में मान लीजिए 100 करोड़ रुपए लगाए थे, राइट, और आज के दिन DHFL ने डिफॉल्ट कर दिया, तो भैया मैंने तो अपना 100 करोड़ का NAV को जीरो कर दिया। मतलब मान लीजिए मेरे पास में 5,000 करोड़ रुपए थे एक पर्टिकुलर स्कीम में, उस 5,000 करोड़ स्कीम को मैंने अलग अलग 50 स्कीम्स में लगा के रखा था। मैंने उसमें से 100 करोड़ रुपए DHFL के FD को दे रखे थे। अब DHFL डिफॉल्ट कर गया, वो 100 करोड़ रुपया जीरो हो गया, मतलब मेरे पास में 4,900 करोड़ रुपए बचे। तो इसका मतलब मेरा 2% का एसेट का वैल्यू जीरो हो गया, मेरा NAV जो है वो 2% से गिर गया, माइनस हो गया। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस मैंने बुक कर लिया। क्या मैं ये मान के चलूं कि जो 100 करोड़ रुपया जो DHFL को मैंने जीरो कर दिया, क्या ये पैसा कभी रियलाइज नहीं होगा? जी नहीं, ये कभी ना कभी तो रियलाइज होगा। कोई ना कोई एक आदमी तो आकर के, पिरामल ग्रुप हो चाहे SBI ग्रुप हो, वो आकर के DHFL के एसेट्स को खरीद लेगा, और वो जब खरीद लेगा तो वो प्रोपोर्शनेटली कुछ पैसे दे देगा। हो सकता है कि 100 करोड़ में वो 50 करोड़ रुपए रिटर्न दे दे, 60 करोड़ रुपए रिटर्न दे दे, बट कुछ तो पैसा आएगा। मान लीजिए ये कोर्ट केस सेटल होगा आज से 5 साल बाद, तो क्या मेरा इन्वेस्टर को 5 साल तक वेट करना पड़ेगा और 5 साल तक उसको बाकी पूरा अपना इन्वेस्टमेंट कैरी करना पड़ेगा just to ensure that he realizes the sale proceeds of DHFL assets? No. So for that, SEBI created this concept of segregated portfolio. उन्होंने कहा कि भैया आपका जो गुड एसेट्स है उसको हम अलग आपका मेन स्कीम बोल देंगे, और आपके जो बैड एसेट्स हैं उनको हम एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बोल देंगे। आपका गुड एसेट्स का NAV वैसे ही चलता रहेगा, आपके बैड एसेट्स का NAV आपका जीरो हो जाएगा, लेकिन हम आपको उसके लिए यूनिट्स दे देंगे। अब आपका जो गुड एसेट्स है, जो आपका ओरिजिनल स्कीम है, आप उसको लेवा बेची जितनी बार करना आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो बैड एसेट्स है, जो कि सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के नाम पर है, उसको आप बेच नहीं सकते। उसका रोज हम NAV पब्लिश करेंगे, जिस दिन उसमें रियलाइजेशन होगा हम पैसा आपके सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो में ऐड कर देंगे, और जिस दिन फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा उस दिन हम पैसा रिटर्न दे देंगे आपको। सो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, SEBI ensured that a customer or a client who invested in a debt mutual fund which faced a default, he will not have to wait for all this while for 3 years 5 years to ensure that he gets the redemption proceeds or the fire sale proceeds of that assets. He can continue to exit from his investments but still continue to hold that segregated portfolio, और जिस दिन पैसा रियलाइज होगा उस दिन पैसा उसको मिल जाएगा।
सो दैट्स इट फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो हमने फेयर वैल्यू प्रिंसिपल्स बताए थे उसको कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो भैया दो जगह बताई थी, एक था स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दूसरा था कौन सा, वेबसाइट। जी हाँ, आपको वेबसाइट पे और एसएआई में बताना पड़ेगा कि आप आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स क्या है। दूसरा सवाल आता है कि भाई आप मैक्सिमम कितना एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हो इंडेक्स फंड्स में, तो आंसर इज 1%। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या म्यूचुअल फंड अलग अलग इन्वेस्टर को अलग अलग एग्जिट लोड चार्ज कर सकता है, माने कि भाई सर ये तो छोटा मोटा रिटेल कस्टमर है, इसने 1 लाख रुपए डाले थे, इसको आप 1% चार्ज कर दो। लेकिन सर एक आईटीसी जैसा इन्वेस्टर है जिसने 100 करोड़ रुपए डाले थे, अब वो मान लीजिए 1 साल के पहले एग्जिट कर रहा है, तो सर क्या आप उसको 1% एग्जिट लोड चार्ज करोगे, 1 करोड़ रुपए इसको माइनस कर दोगे। सेबी ने कहा कि मैं छोटे बड़े में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता हूं, सबके लिए एक समान नियम होंगे। तो इसीलिए चाहे वो एक छोटा रिटेल कस्टमर हो, चाहे वो एक बड़ा सा आईटीसी जैसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, अगर वो एग्जिट लोड पीरियड के पहले अगर एग्जिट करेगा तो उसको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, काफी सारे नंबर्स आ रहे हैं, घबराइए मत, एक एक करके बात करते हैं हम लोग। इन्वेस्टर के पास में 20 करोड़ यूनिट्स हैं जो कि उसने 10 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, नीडलेस इंफॉर्मेशन। स्कीम ने 200 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए, वो 200 करोड़ में से 140 करोड़ रुपए इक्विटी में दिए और 60 करोड़ रुपए जो है उसने बैंक डिपॉजिट्स में रख दिए। तो मतलब मेरे पास में एसेट्स में इक्विटी हो गया 140 का और बैंक डिपॉजिट्स हो गए 60 के। इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीवेबल जो मेरे पास आने के हैं मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, कितना, 8 करोड़ रुपया। और जो मेरे एक्सपेंसेस जाने के हैं, जो स्कीम एक्सपेंसेस हैं जो कि मैंने तक पे नहीं किया, वो क्या करूंगा, माइनस करूंगा, कितना, 4 करोड़ रुपए। तो 140 प्लस 60 मेरा एसेट्स था 200 करोड़, 8 करोड़ रुपए आने के थे तो 208 हो गए और 4 करोड़ जाने के तो 204 करोड़ हो गए। ये 204 करोड़ रुपए का मालिक कौन है, वो 20 करोड़ यूनिट्स। तो बताइए एक यूनिट का नैव कितना हुआ, बहुत ही सिंपल है, 204 डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, 10 रुपए 20 पैसे का आपका नैव है। और लास्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड्स कहां से दिए जाते हैं, तो भैया डिविडेंड्स आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस से दिए जाते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, हमने ये चैप्टर को भी आपके साथ में आज फिनिश कर लिया। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि हम हर चैप्टर के मॉक टेस्ट वगैरह भी बना के रखे हैं, तो अगर आपको उन मॉक टेस्ट का भी एक्सेस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमें भेज दीजिए, तो हम आपको अपने क्लासरूम में ऐड कर लेंगे और आपको उन मॉक टेस्ट का फ्री एक्सेस दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।